हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसमें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ाएंगे। उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो 70वीं बीपीएससी होने वाली है दिसंबर में, उस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ अकेले इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसमें शुरू से अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चन को देखें, याद करने की प्रयास करें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किस वर्ग को आकर्षित किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़ों को। इसमें से इसका आंसर 3 नहीं होगा क्योंकि निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें यही बात लिखी हुई है कि जो बुद्धिजीव थे, नगर उच्च जातीय थे और उदार रजवाड़े थे, इन आंदोलनों से प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। इसको पढ़ते हैं क्या बता रहा है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत में आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। उसके मूल में बुद्धिजीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसीलिए ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, ज़्यादा इसी वर्ग को प्रभावित किया। आगे देखते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये तो राजा राम मोहन ही होंगे ना दोस्तों। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, इतने सारे नामों से उन्हें जाना जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऊपर इसमें से आंसर कोई नहीं होगा क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन रॉय। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, ये बीपीएससी में आया हुआ है, राजा राम मोहन रॉय होंगे। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था तो वही राजा राम मोहन रॉय होंगे। राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन रॉय। आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों थोड़ा स्पीड चलते हैं क्योंकि इसमें 145 क्वेश्चन है। तो
जो एक ही क्वेश्चन को बार बार है उसे जल्दी से पार कर लेंगे। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, प्रथम संस्था क्या थी? आत्मीय सभा। बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मीय सभा हो जाएगी। हिंदू धर्म में अकैश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। प्रथम संस्था थी इनके द्वारा स्थापित, या प्रथम संस्था थी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। 1815 याद करेंगे, 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 28 में हुई थी। इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं था, इसलिए इसमें स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इन नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज ने रंग वर्ण मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ठीक है, समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद, उपनिषद, ये इनके आधार थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया कि केशवरवाद को वो समर्थन करते थे और वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और उनका जो आधार था वो क्या था? मानव विवेक, वेद और उपनिषद थे। इसमें से और कुछ जानने लायक है कि राजा राम मोहन रॉय के उपदेश का तात्पर्य सभी धर्म में एकता और सामंजस्य की स्थापित करना था। इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। शीघ्र ही शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, मद्रास में भी खोली गईं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। बीपीएससी में आया हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने। राम मोहन रॉय लिखा हुआ। राजा राम मोहन रॉय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्होंने ही 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में, विलियम चतुर्थ, तो ये भी अगर आना होगा तो आ सकता है कि किसके दरबार में गए थे? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे, इंग्लैंड गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि अकबर द्वितीय को पेंशन की मात्रा को बढ़ाने की बात करने के लिए गए थे। और वहीं पर उनकी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में 27 सितंबर को मृत्यु हो गई। उनकी समाधि स्थापित है वहीं ब्रिस्टल में ही, उनकी समाधि स्थापित है। राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वही अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। फिर इसमें क्या हुआ है? केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो इसका आंसर बी है, यानी 2 और 3। टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 2 संस्था की स्थापना की थी। इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। केशव चंद्र सेन का जन्म नवंबर 1838 को बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टैबरनिकल ऑफ न्यू
डिस्पेंसेशन नामक संघ बनाया था। कितना? 1868 में इसकी स्थापना की थी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्जागरण के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की 1870 में, और वह जब वापस पहुँचे तो 70 में ही 20 अक्टूबर को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोग खुली थी लेने के लिए। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक एक पत्र भी निकाला गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। केशव चंद्र सेन ने कौन सी समाचार पत्र निकाली थी? तो सुलभ समाचार निकाली थी। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की गठन 1827 में राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन कौन किया था? तो राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने किया था 1823 में। ठीक है। बाकी दो जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और एक और है, क्या नाम है? टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। आईएएस का क्वेश्चन है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका दोस्तों याद रखिएगा, गलती से भी राजा राम मोहन रॉय मत मार दीजिएगा। इसका आंसर केशव चंद्र सेन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन होगा। आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, रोक करके मैं धीरे धीरे पार कर रही हूँ। ठीक है, केशव चंद्र, यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ टॉपिक कि केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्मा समाज को आदि ब्रह्मा समाज बताया था। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना। अभी हम लोग बोले भारतीय ब्रह्मा समाज तो केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्मा समाज तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित था किससे? एक देवतावाद से संबंधित था। एक देववाद से, मतलब एक देव की पूजा, एक देव की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्मा समाज में सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? किसका नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार उत्तरदायी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से निकाल सकता है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकता है। ठीक है, तो इसका उन्होंने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध से प्रारंभ किया गया समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया और उन्होंने इसमें उनका विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय। इससे पूर्व वे संवाद कोविदी के संस्थापक थे। मतलब इन्होंने ही इसके संपादक थे संवाद कौमुदी के। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया जी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है ना, हम लोगों को करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। मतलब देखिए इसमें कौन सा सही है। तो पहला तो मूर्ति पूजा का वो लोग विरोध किए थे, सही था। दूसरा एकेश्वरवाद पर विश्वास और हिंदू धर्म की
कुरीतियों से मुक्त करना, और मूर्ति पूजा और पुरोहित के वर्चस्व पर कुठाराघात, मतलब दो सही है। और तीसरा स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन था, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इस प्रकार ये सही नहीं है। मतलब दयानंद सरस्वती हैं जो वेदों को त्रुटिहीन मानते थे, बाकी ये जो ब्रह्मा समाज है उन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरी वेद को एक्सेप्ट ही कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन रॉय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख में से प्रकाशित हुए थे। तो इसका आंसर जो है सी है। ए और दो दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें बोल रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि 4 दिसंबर 1821 को राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन रॉय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को अधिकाधिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए यही बात लिखा हुआ है। इससे पूर्व संवाद कौमुदी के संस्थापक थे कौन? भवानी चरण बंदोपाध्याय। तो उनका नाम ही ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा तौर पे यही प्रकाशित किए थे, संपादित किए थे। इसमें दीवान ताराचंद दत्त उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, यह अखबार न केवल सती प्रथा, विधवाओं को जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि इसके कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों जैसे महिला शिक्षा, जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक सुधारों आदि का समर्थन किया गया था। मतलब जाति पाति को भी हटाना था, सामाजिक सुधार करना था, महिलाओं की स्थिति पर बात की गई थी, महिलाओं की शिक्षा, उन लोगों के साथ सती प्रथा वाली जो व्यवस्था थी उन सभी को हटाना था। सती दहन की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय ने कई लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो संवाद कौमुदी था उसमें विधवा विवाह की जलाने की प्रथा की निंदा इस लेख में की गई थी। तो हाँ सही है, इसमें की गई थी। उन्होंने और कई लेखों में इसकी निंदा की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो नव हिंदूवाद बोल रहा है, तो नव हिंदूवाद में स्वामी विवेकानंद आते हैं। ठीक है, और ये BPSC 96 का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म, न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए। उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरह से प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बन गए थे। ठीक है, शिकागो जो है ये कब आयोजित हुआ था पूछ रहा है, तो 1993 इसका आंसर जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात है, शिकागो वाला ही, जिसमें ऑप्शन नहीं था इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब स्टार लगाया हुआ है। फिर 93 में शिकागो, तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद? तो 1893। वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो स्वामी विवेकानंद। तो इससे फिर से BPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है ये। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विवेकानंद ही थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक, ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर विवेकानंद ही होगा। व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म
के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। ठीक है, विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 1896 को लंदन में दिया था। व्यवहारिक वेदांत बोलते हैं कि एक धर्म के रूप में वेदांत का गहन रूप से व्यवहारिक अनुभव हम लोग को अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक पार्ट है। ये हमारे लिए हमारे जीवन को आसान बनाती है और हमें काम देती है। इसीलिए इनमें से किस प्रमुख समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किसने लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद ने ही लिखा है। इसमें से एक जानने वाला क्वेश्चन है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वही विवेकानंद जी ने की थी। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो भी विवेकानंद जी के द्वारा। ये भी वही क्वेश्चन है, 39 भी वही क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, याद करेंगे। डेट पूछा हुआ है 1897 होगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन 1897। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और बीपीएससी का क्वेश्चन है 2005 का। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। बाप रे, 5 वर्ष की थे ये और ये 23 वर्ष के थे रामकृष्ण परमहंस। बाप रे। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत काम किया जाना बाकी है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ठीक है, ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न पर पूछे जाने पर उन्होंने ये बात बोली थी कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, अभी मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। तो ये बात किसने कही थी? तो स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। विवेकानंद की शिष्य थी, उन्होंने ही यह कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से नष्ट, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या स्थापित है? आर्य समाज। आर्य समाज किसने स्थापना की है? क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में। तो दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ पे? बम्बई में किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। मतलब ये पूरी वैद को मानते थे और उसका प्रसार किए, प्रभावी उसके मतलब जो प्रचार प्रसार आंदोलन चलाए हैं उसके प्रभावी प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आए। और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज अधिक प्रचार हुआ। मतलब 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे? बम्बई में। लेकिन 1877 में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे बनाया गया था? लाहौर में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। बीपीएससी में 2 बार 20 का क्वेश्चन है। वेदों ने पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? दयानंद सरस्वती, जो पूरी इसका समर्थन करते थे। ठीक है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या बोल रहा है कि भारत का मार्टिन लूथर हमारे दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना ये भी कौन किया है? दयानंद सरस्वती ने ही तो किया है।
सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बीपीएससी में आया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश वही दयानंद सरस्वती, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्यों ने। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन में कथन और कारण को देखना है, ठीक है। इसको देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। इसका आंसर बी है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। कहता है आर्य समाज जो है आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है, लेकिन उसका कारण ये था कि इनकी जड़ें कमज़ोर हुई, तो इसका सही व्याख्या नहीं किया हुआ है। पढ़ लेते हैं ये दोस्तों, इन सबको पढ़ना चाहिए। 1875 में बम्बई में जान रहे हैं किसकी स्थापना हुई। इसका प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापन करना था। भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। हर तरह से साथ ही साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज में हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातियों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। मतलब दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? किन्होंने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 57, इसी की व्याख्या है ये कि दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देश राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। मतलब बुरे से बुरे देशी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा। मतलब वो भारतीयों का समर्थन करते, स्वदेश का समर्थन करते थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने ही किया था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। यहाँ पे दो बात है दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा और स्वराज शब्द, तो वो भी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसको याद रखेंगे दोस्तों। भारतीयों के लिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दयानंद सरस्वती ने ही बोला है, भारत भारतीयों के लिए है। निम्नलिखित में को कालक्रम में रखिए। क्या है इसका? इसका आंसर जो होगा 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3। तुलसीदास का काल 16वीं सदी। सबसे पहले तुलसीदास जी आएंगे, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय आएंगे, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1772 से 1833 तक, फिर 1824 से 1883 और 1863 से 1902 तक। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, इसको याद कर लेंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम जी रनाडे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो थे वो संस्थापक है प्रार्थना समाज के, लेकिन मुख्य संचालक कौन थे? तो एम जी रनाडे थे। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस रखिएगा। ठीक है, संचालक पूछ रहा है मुख्य संचालक कौन थे, तो एम.जी. रनाडे थे। लेकिन वही पूछेगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो आत्माराम पांडुरंग थे। आगे बढ़ते हैं। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। इसको मैंने इस तरह से याद किया है कि शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नाम भी, शिव और नारायण दोनों देवता के ही नाम हैं, तो देव समाज की स्थापना उन्होंने ही की होगी। इस तरह से कनेक्ट करके याद किया है मैंने, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। ठीक है, इस सब का ना सिर्फ याद करना ज़रूरी है, ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ना भी सही नहीं है क्योंकि ज़्यादा नहीं आते हैं। और क्वेश्चन इसमें किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले। इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म जो 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंड ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। समझें? इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी और एक संगठन है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना कब की थी? 1873 में। इनका जन्म 1827 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन? सत्यशोधक समाज। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। पिछले वर्गों का उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज। अभी पढ़े हम लोग एक्सप्लेनेशन। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो ज्योतिबा फुले ही थी वो। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? इसका आंसर जो हो जाएगा 70 सी। इसका आंसर सी है, जिसको पढ़ ही लेते हैं। 73 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग और विशिष्ट है। इसने ऊंची वर्गों श्रेणी के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। तो इसमें ऑप्शन सी क्या था कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि मंदिर प्रवेश तो था नहीं, बिहार वाला बात है, इसमें भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा सी। ज्योतिबा फुले संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित भी है तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। समझे? पूरी इन्हीं से संबंधित है। सत्यशोधक समाज फिर से पूछा, 19 का क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? किसने किया? जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, मतलब ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जो चाहते थे कि जो पहले चल रहा है वही चले, भाई बदलाव एकदम नहीं हो, तो वो उसमें थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब। रटते जाइए दोस्तों, जिसमें नहीं याद होता उसको रट लीजिए, कहीं एग्जाम में क्लिक कर जाए। महाराष्ट्र के मुख्य सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। यही क्वेश्चन आएगा कि किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने।
देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। विधवा विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया था। उन्होंने 1850 में विंडो रेमेडीज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन का किया हुआ है, तो इसको यहीं पे याद कर लेंगे कि महाराष्ट्र में विधवा विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था, तो विष्णु शास्त्री, जिसको विष्णु परशुराम पंडित बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। और 1850 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि विंडो रेमरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये इन्होंने ही की थी, परशुराम पंडित ने। और B.M. मालाबारी जो थे वो बाल विवाह जो प्रथा थी उसको संवैधानिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किए थे। इसमें हम लोग एक ऊपर वाला भी पढ़ ही लेते हैं कि लोकहितवादी, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इन्होंने किस क्षेत्र पे कार्य किया था, तो इनको पढ़ ही लेते हैं। उनको लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। पहला चीज़, पेशे के दृष्टि से वो न्यायाधीश थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे 1880 में। वह महान समाज सुधारक, बौद्धिक चिंतक थे। उन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कृत करने, देश की समस्याओं और का समाधान करने के लिए लोगों के प्रमुख आत्मनिर्भर बनने और पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। स्त्री आंदोलन का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ में बुने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। मतलब ये स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जो महाराष्ट्र के थे। बाकी विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो चलाया था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से, वो थे हमारे पंडित विष्णु शास्त्री। जबकि B.M. मालाबारी जो थे वो बाल विवाह प्रथा को संवैधानिक रूप से समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, याद करते जाइए दोस्तों, टाइम नहीं मिलेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे। कौन थे? बहराम जी M. मालाबारी पारसी समाज सुधारक थे, ये पारसी थे। तो ये थे हमारे मालाबारी जी। ठीक है, ये RS का क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने लाया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। सम्मति आयु अधिनियम, ये वाला जेपीएससी का क्वेश्चन है, मैं पढ़ चुकी हूँ इसको। ये सम्मति आयु अधिनियम जो है 1891 में आया हुआ है। पहली बात 1891 में आया हुआ और इसको इन्होंने ही लाया था, मालाबारी ने लाया था। ठीक है, दी एज ऑफ, देखिए यहीं पे नीचे ही लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ कि पढ़ी थी मैं, कि दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1891 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IAS का क्वेश्चन है, इनके बारे में बताया गया यार, आपको पहचानना है कि ये व्यक्तित्व कौन है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उनका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार और सामाजिक बुराइयों के निराकार के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, गोविंद रानडे थे, इनके बारे में ये वक्तव्य कहा गया है। इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना राम वाजपेयी ने की थी, ये गलत है। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो मिलता है उसको याद करते जाना है। क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी,
गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। फिर सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सेवा समिति HN कुंजरू, HN कुंजरू। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, तो इसको तो याद ही कर लीजिए। फिर सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, सोशल सर्विस लीग। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, हृदय से सेवा करते थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 के देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा किया गया। तो रनाडे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 में क्या लिखा हुआ है, वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ तो मुझे लगता है कि 3 याद कर लेंगे तो बहुत है। पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी और तीसरा सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू। आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह